Why did you choose this career? सोचा नहीं था मैंने कि मैं इस लाइन में आऊँगा। इनिशियली आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट इंडियन आर्मी। तो मेरे एक अंकल है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रही है, तो यू शुड ट्राई फॉर इट। What sort of character trait is needed for someone to go in merchant navy? मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि तुम एक आइसोलेटेड प्लेस में रहोगे थोड़ा। एक महीने के सैलरी में कितना आईफोन्स आ जाते हैं आपके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट सबको पता है कि मर्चेंट नेवी में थोड़ा ठीक रहती है, बट आजकल तो लैंड जॉब्स में भी ऑन एन एवरेज मर्चेंट नेवी में लैंड जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा सैलरी ही है। आप ये कह सकते हैं कि हम लोग को काम करने, हम लोग को अपनी जान का पैसा मिल रहा है वहाँ। Are you able to develop close and deep bonds with people? जहाज़ी दोस्ती जहाज़ी तक रह जाती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ऑलरेडी 8 बार क्रॉस कर चुके हैं। थोड़ा हमें बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में। वेल इट्स अ वेरी नैरो चैनल, तो वो कुछ घंटों का आपका वहाँ पे मैन्यूवरिंग रहती है। तो मैंने जो देखा है वहाँ पे ऑलरेडी ईरान ने अपने सुपर स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बना रखे हैं। जैसे जब ये स्मॉल बोट्स आती हैं विच आर सी ड्रोन्स जो यूज़ किया जाता है अटैक के लिए, हाउ डिफिकल्ट और ईजी इट इज़ टू स्पॉट देम? वो चीज़ नहीं दिख पाएंगी हम लोग को। वो इतने आपके शिप में बताइए वेपन्स वगैरह रहते हैं? कोई वेपन नहीं रहता है। इस वॉर की वजह से क्या इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई डिफरेंस आया है? पहले जो था वो $30,000 था, अभी वो बढ़ के $4 लाख हो चुका है। इन रियलिटी हाउ रियल आर पायरेट्स अटैक? होते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, बट हो जाते हैं। There was a time between 2008 to 2014 जब पायरेट अटैक्स होते थे, स्पेशली सोमालिया वाले एरिया में। बर्मुडा ट्रायंगल, आपने क्या वो रीजन भी क्रॉस किया है? हाँ, वो। Hello and namaste. This is Vipul Balutia and you're watching the Talk Tank podcast. In today's episode, we have someone who is helping keep the world supply chain moving. Yes, he's a merchant navy officer. And today's guest is very special to me personally because we share an old bond. He's my school friend and I know him for the past 19 or 20 years. In life, when I chose the certainty and stability of dry land, he chose the uncertainty of the rough seas and decided to work with some of the largest machineries on the planet. We have Mr. Rajiv Jalal with us today. He has a work experience in Marine Navy for the past 8 years, and with him we will discuss career in Merchant Navy, know about life at sea, learn about his experience and some of the interesting sea stories he has to share with us. So Rajiv, hello and welcome to the Talk Tank podcast. Hi Vipul, glad to be here with you. Glad to see you here in the studio today. So राजीव, let's start from the beginning. Sure. ठीक है। तो राजीव, स्कूल हमने साथ में किया था, but then you decided to go in merchant navy. हमें ये बताइए कि what made you motivate to go in merchant navy? Why did you choose this career? Which is an interesting choice, merchant navy. Okay, तो विपुल मैं ऐसे बताना चाहूँगा, मैं कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं इस लाइन में आऊँगा। इनिशियली आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट इंडियन आर्मी। तो मेरा प्राइमरी जो गोल था वो ये था कि मैं कैसे भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी। मैं फॉर्म्स भरता था, बट फिर रिटन एग्जाम तो निकल जा रहे थे, बट एसएसबी में क्लियर नहीं कर पा रहा था। फिजिकल क्लियर हो रहा था? फिजिकल इज अ पार्ट ऑफ एसएसबी। अच्छा, तो एसएसबी जो होता है वो दैट इज फिजिकल प्लस मेडिकल प्लस इंटरव्यू। करेक्ट, तीनों एक साथ रहता है। ठीक है, रिटन एग्जाम्स मेरे क्लियर हो जा रहे थे। फिर जब एसएसबी के लिए मैं जा रहा था तो एसएसबी मेरी क्लियर नहीं हो पाई, व्हिच हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। करेक्ट, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन रेशियो होता है बहुत ज्यादा, सिलेक्शन जो परसेंटेज रहता है बहुत कम होता है। तो और स्पेशली हमारे पहाड़ में जहाँ पे एनीवे लोग बहुत पैशनेट होते हैं आर्मी में जाने के लिए, तो एनीवे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो यही था। फिर उसके बाद जब मेरा नहीं हुआ, फिर आफ्टर दैट I started applying for government jobs वगैरह। Okay. तो SSC and UPSC प्लस बैंकिंग के एग्जाम्स में दे रहा था। तो बैंकिंग में भी मेरे प्री के एग्जाम निकल जा रहे थे, बट मेंस में नहीं हो पा रहा था। एज यू नो कि मैं पहले से इतना स्टूडियस तो रहा नहीं हूँ, फिर भी कैप्टन ट्रेनिंग। फिर उसके बाद मेरे एक अंकल थे, सी आई वाज ऑलरेडी अप्लाइंग फॉर अ लॉट ऑफ प्लेसेस कि कहीं तो हो जाए, बट जब होने रहा था फिर हमारे जो रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स होते हैं वो देखते हैं कि बंदा मेहनत कर रहा है। तो फिर मेरे एक अंकल है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मर्चेंट नेवी में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रही है, okay. तो यू शुड ट्राई फॉर इट। फिर आई थॉट कि हाँ ओके, आई शुड गिव इट अ चांस, मे बी आई एम डेस्टिन्ड फॉर। अच्छा, तो आपके अंकल ने सजेस्ट किया था। एंड डज ही हैव अ बैकग्राउंड ये मर्चेंट नेवी का?
हाँ, तो थोड़ा उस बारे में बताइए। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल he was a part of Indian Navy. अच्छा। हाँ, after retiring from Indian Navy, he joined Merchant Navy. हाँ, he worked for almost 20 to 25 years in Merchant Navy. एंड इंडियन नेवी में कितना समय काम किया उन्होंने? मेरे बर्थ से पहले आई थिंक 15 या 12 इयर्स कुछ ऐसा होता है जो आपको सर्व करना होता है, या इज इट लेस? इंडियन नेवी में शायद 18 इयर्स है। 18 इयर्स। हाँ, फिर मेरे बर्थ से पहले ही ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी एंड जॉइन मर्चेंट नेवी। हाँ, तो फिर इन 2012 ही रिटायर्ड फ्रॉम मर्चेंट नेवी, तो ही सजेस्टेड मी टू जॉइन मर्चेंट नेवी कि इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रही है। तो फिर आफ्टर दैट, अब क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन के बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। आपने ग्रेजुएशन किस में किया था? मेरी बीएससी थी, मैथ्स। ठीक है, बीएससी मैथ्स। हाँ, और उसके बाद आफ्टर दैट आई परस्यूड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये कहाँ से किया था? ये नैनीताल से किया था। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद आपने जब ये वैकेंसीज आई थी इसके लिए अप्लाई किया था? हाँ, अब ऑब्वियसली मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो खुद ही पूरी R&D करी, थोड़ा सा इसके बारे में पता किया कि एक्चुअली होता है। देन आई केम टू नो कि जो ऑफिशियल रैंक होती है वो ETO करके होती है, इलेक्ट्रोटेक्निकल ऑफिसर। तो फिर आई परस्यूड दैट कोर्स फ्रॉम मुंबई। ये भी बहुत फनी स्टोरी है, क्योंकि मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट तो था नहीं मर्चेंट नेवी में, बट क्योंकि घर वालों का प्रेशर कम, ये कंटिन्यूस प्रेशर था कि यार एटलीस्ट सजेस्ट कर रहे हैं तो देखो तो सही। तो आपकी फैमिली सपोर्टिव रही आपके मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ माय रिलेटिव्स दे डोंट रिकमेंड मर्चेंट नेवी क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा बहुत लंबे समय के लिए घर से बाहर रहेगा। तो इसमें आपका फैमिली में ये इशू नहीं था? वो इसलिए नहीं था, ये कंसर्न नहीं था? हाँ, क्योंकि वो फेज ऐसा था लाइफ का कि फैमिली मेंबर्स भी चाहते हैं कि एटलीस्ट कहीं हो जाए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इज सच, मतलब वो एक ऐसी चीज है। अच्छा, करियर मेकिंग फेज था कि आपको कहीं से तो शुरू करना है। हाँ, करेक्ट, वो चीज है। करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो फेज ऐसा था कि उस टाइम पे फैमिली मेंबर्स को था कि कहीं भी हो जाए, एटलीस्ट ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो आपकी फैमिली में मर्चेंट नेवी में एक जो अंकल आपके थे, हाँ, वो थे ऑलरेडी, तो आपको बैकग्राउंड पता था? हाँ, इसके प्रोज एंड कॉन्स पता था? प्रोज एंड कॉन्स विद टाइम, विद एक्सपीरियंस पता लगते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में तो फिर वही था कि हाँ यार चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। वो था जब मैंने इसके लिए अप्लाई किया था, कॉलेज में बात हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था मेरा कॉलेज कहाँ है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आपने यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फ्लाइट ली मुंबई, पुणे या मुंबई? पुणे। कॉलेज मेरा मुंबई में था। हाँ, आपने पुणे फ्लाइट ली, पुणे पहुंचे, ओनली टू रियलाइज कि आपका कॉलेज इस शहर में है ही नहीं। हाँ, वो तो मुंबई में है। करेक्ट, क्योंकि तो आपने पुणे से अपना सारा लगेज लेकर बस में फिर मुंबई गए। करेक्ट, हाँ, वो ऐसा था कि हाउ केयरलेस ऑफ यू राजीव। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली क्या था, बेलापुर करके एक प्लेस है जहाँ पे मेरा कॉलेज है, तो happened to be in नवी मुंबई, बट बेलापुर करके एक और प्लेस है which is in महाराष्ट्र। तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, वो पुणे के पास था। अच्छा, वो डायरेक्टली वेंट टू पुणे, वहां जाके पता लगा कि जो मेरा कॉलेज है वो नवी मुंबई में है। अच्छा, तो नेम की वजह से कंफ्यूजन हो गया। वेबसाइट में देख लेते हैं, एड्रेस में आ जाता है कहाँ है। इतना कौन सोचेगा। हाँ, तो फिर वही था। फिर आई वेंट टू माय कॉलेज एंड आई परस्यूड माय कोर्स। फिर उसके बाद अब कैंपस सिलेक्शन था, बट क्योंकि इसमें भी ऐसा क्या, मर्चेंट नेवी में अब काफी फ्लडिंग होने लगी है। तो राजीव, एक बात करियर इन मर्चेंट नेवी पे बात करते हैं। हाँ, तो अगर किसी को मर्चेंट नेवी में जाना है, इंटरेस्ट है, हाँ, तो पहले तो ये बताइए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर ट्रेट इज नीडेड फॉर समवन टू गो इन मर्चेंट नेवी, कि इसी तरीके के बंदे जाने चाहिए और कुछ लोगों के लिए ये नहीं है, तो ऐसा क्या कैरेक्टर ट्रेट है? जो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज, एक तो अडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अडैप्टेबिलिटी इन व्हाट सेंस? अडैप्टेबिलिटी की यू आर फिट टू वर्क एट सी। अच्छा, क्योंकि और एक मतलब मेंटली शुड बी प्रिपेयर्ड कि तुम एक आइसोलेटेड प्लेस में रहोगे, ठीक है, और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, अडैप्टेबिलिटी चाहिए, नई जगह। हाँ, प्लस होम सिकनेस नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यू हैव टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, जो कि कितना भी हो सकता है। ट्रेनिंग पीरियड में तो ऐसा होता है कि जो हमें ट्रेनीज होते हैं एक साल तक ऑन बोर्ड रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और जो लोग होमसिक होते हैं, घर की बहुत याद आती है, उनके लिए आई वुड नेवर सजेस्ट, क्योंकि फिर एक स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद उनको फिर छोड़ना होता है। मेरा आई हैव मेट विद मेनी पीपल जिन्होंने ज्वाइन पहले शिफ्ट के बाद ही छोड़ दिए लाइन, जस्ट बिकॉज क्योंकि दे वर नॉट एबल टू स्टे
लॉन्ग Oh. पीरियड्स, स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड। तो जैसे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेट्स से अपने होम टाउन से बाहर रह रहे हैं, तो जो लोग हर महीने घर आते हैं, घर विजिट करते हैं, बेसिकली उनको मर्चेंट नेवी में नहीं जाना चाहिए। हाँ। जो लोग 6 महीने साल भर में एक बार घर आते हैं, ये करियर उन लोगों के लिए है। ऑल्सो ये है कि अब तुम किसी दूसरे तुम दूसरी सिटी में रह रहे हो, बट ऐसा है वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम प्लेसेस विजिट कर सकते हो। बट मर्चेंट नेवी में ऐसा है कि शिप ही एक प्लेस है और गिने चुने कुछ 20-25 ही And there's water all around. हाँ, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इनिशियली स्टार्टिंग में रहने में। तो राजीव, कैरेक्टर ट्रेट के बाद ये बताइए कि फॉर्मल एजुकेशन मर्चेंट नेवी में जाने के लिए क्या चाहिए होती है, कौन सा कोर्स करना होता है, वो कोर्स कहाँ से कौन से इंस्टीट्यूट करवाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, तो मर्चेंट नेवी में अप्लाई करने के लिए पहले तो आप सेकेंडरी एजुकेशन, आपका पीसीएम का बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, साइंस बैकग्राउंड। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले मर्चेंट नेवी नहीं कर सकते? नहीं। ऑफिसर्स रैंक में? करेक्ट, ऑफिसर्स रैंक के लिए स्पेशली आपका साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है, क्योंकि आपको नेविगेशन समझना होता है। यही वजह या कुछ और भी है? काफी चीजें हैं, जितनी मशीनरीज हैं हमारी, तो उनका टेक्निकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, इसीलिए साइंस बैकग्राउंड का होना जरूरी है। ठीक है। तो उसके लिए ये है, क्लास 12th के बाद जो बच्चे हैं दे कैन अप्लाई फॉर IMU CET का एंट्रेंस एग्जाम, जस्ट लाइक जैसे हमारे इंजीनियरिंग के लिए नीट का एग्जाम होता है, मर्चेंट नेवी के लिए IMU CET का एग्जाम होता है। तो वो एंट्रेंस एग्जाम में जब वो फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम के बाद आपका डेक साइड और इंजन साइड के लिए 2 अलग अलग फील्ड्स होते हैं। डेक साइड के लिए BSc नॉटिकल साइंस और DNS इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। ओके। और इंजन साइड के लिए रहता है मरीन इंजीनियरिंग, व्हिच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये GME का कोर्स रहता है, इज ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। तो अगर कोई लोग हैं जिनको बाहर का जिन्होंने बाहर किसी अलग कॉलेज से मैकेनिकल, उससे पहले ये बताइए कि ये जो कोर्सेज होता है एग्जाम क्लियर करने के बाद, ये इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं इसके और कहाँ कहाँ पर है? ये ज्यादातर आपको साउथ में ही मिलेंगे, मुंबई एंड तमिलनाडु। और कितने कॉलेजेस हैं ये? इसका तो मुझको ऐसा आइडिया नहीं, बट मुंबई पुणे साइड को और कोलकाता में, और जो आपका सदर्न स्टेट्स में है। सदर्न स्टेट्स में। और आपकी जो रैंक आती है उसके हिसाब से आपको कॉलेज असाइन होता है, करेक्ट? रैंक हाँ हो सकता है, मतलब ये है कि जो या फिर कोर्स जो आप करना चाहते हो उसके हिसाब से। हाँ, जो IMU CET के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्लस उसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ही हैं, जैसे कि तुलानी का है एक कॉलेज, और समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है। तो यहाँ से आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली इन कोर्सेज की फुल ये 3 साल के कोर्स होते होंगे मेरे हिसाब से, या 2 साल के डिप्लोमा? नहीं, जो डिप्लोमा कोर्स है वो 1 साल का रहता है, जो DNS का रहता है, और BSc नॉटिकल साइंस है वो 3 साल की रहती है। ठीक है। और जो इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग, वो 4 साल की रहती है, और GME है वो 1 साल के लिए 1 साल का कोर्स है। ठीक है। तो जो है 3 साल और 4 साल के कोर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसका यूजुअली गवर्नमेंट फीस क्या रहती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस? प्राइवेट कॉलेजेस की काफी ज्यादा है। और मोटा कितना? रफली बताऊं तो 15 से 20 लाख होगा। अच्छा, काफी मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है। कोर्स है, हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में? गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम रहता है, कितना? 8 से 10 लाख के बीच में, विच इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट, लेकिन बस ये है कि प्राइवेट से 50% आ जाता है। हाँ। ठीक है। और ये तो हो गया जिसने एक डेडिकेटेड कोर्स किया है आफ्टर 12th। हाँ। अब कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है, अब उनको बाद में या तो इंटरेस्ट आ रहा है मर्चेंट नेवी में, या उनको बाद में पता चल रहा है इस करियर के बारे में, अब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या उनको यही कोर्स फिर से करने पड़ेंगे? उनके लिए जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जिन्होंने किसी दूसरे कॉलेज से नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, उनके लिए GME का कोर्स रहता है। GME ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। ओके। तो वो करके दे कैन अप्लाई फॉर मर्चेंट नेवी। और कितने समय का कोर्स होता है ये? 1 साल का रहता है। अच्छा, उनको ये एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद देयर इंजीनियरिंग डिग्री। 1 साल का कोर्स और करना पड़ेगा उनको मर्चेंट नेवी में आना है। और डेक साइड में? डेक साइड में ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट आई गेस जो DNS का कोर्स है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो इसीलिए ही है ज्यादातर, लेकिन वो क्लास 12th के बच्चे भी उसके लिए अपियर कर सकते हैं। और वो 1 साल का कोर्स है? वो 1 साल का कोर्स होता है।
तो अगर 12th के अपीयर कर भी रहे हैं उसके लिए तो भी ग्रेजुएशन तो करना ही होता है। हाँ, तो आप अगर 1 साल का वो कोर्स कर रहे हो तो एनीवे आपको ग्रेजुएशन तो करनी ही करनी होगी, चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट में करें। 12th के बाद अगर आप डीएनएस का कोर्स करते हैं तब आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली। और इसमें भी यह है कि कैच ये है, नहीं जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप देखिए 12th पास हो गए, आप ग्रेजुएट नहीं हो गए, ग्रेजुएट कहलाने के लिए आपको ग्रेजुएशन तो मैं करनी ही वही बता पड़ेगी। रहा हूँ, आपको जो आपका डीएनएस का जो कोर्स है ना, वो उसमें क्या है कि 1 साल का कोर्स है प्लस 18 मंथ्स की सेलिंग है। तो एक बार आपने, इसके लिए भी यह है कि आपने IMCT का एग्जाम तो दे दिया, प्लस स्पॉन्सरशिप ज्यादा काम आती है यहाँ। अब क्या है, कुछ जो बड़ी कंपनीज हैं ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं। तो अगर आपका वो एग्जाम क्लियर हो जाता है कंपनीज का, जैसे सिनर्जी है और एंग्लो ईस्टर्न है, इनके एग्जाम्स होते हैं, अगर आपने वो क्वालिफाई कर लिए तो आपके पास एक स्पॉन्सरशिप है, तो फिर आपको सिर्फ एक वो कोर्स करने की जरूरत है। फिर इट डजंट मैटर कि आपकी रैंक क्या है, आप कौन से आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी अगर आपको GME का कोर्स हो रहा है, वो करने के बाद आपके पास मतलब ये है कि कोर्स करने से पहले आपके हाथ में जॉब है। दे जस्ट वेट फॉर यू कि आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, देन आपको सीधे कंपनी जो है वो चांस दे देती है शिप में। इसमें स्पॉन्सरशिप अमाउंट कितना % रहता है? जैसे आपने बताया कि फीस लगभग या तो गवर्नमेंट में 8 लाख होती है और प्राइवेट में 15 लाख। नहीं, गवर्नमेंट देखिए जो प्राइवेट कंपनीज है ये फीस नहीं करेंगी, ये तो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपके पास जॉब होगी। अच्छा, आपको एडवांस में एक जॉब ऑफर मिल गया है? हाँ, एक सर्टेनिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगी कोर्स करने के बाद। हाँ जी हाँ। राजीव, अब किसी को डिग्री मिल गई है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब हाउ डज ही लुक फॉर अ जॉब? क्या उसको कैंपस प्लेसमेंट मिलती है या उसको इन द मार्केट जाके सर्च करना पड़ता है? जो ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, उनके तो खुद के शिप्स हैं, तो ये अपने स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर भी करती हैं। ये लोग शिप में प्रोवाइड करवा देते हैं, मतलब ये ट्रेनीज को एज अ ट्रेनिंग बच्चों को भेज देते हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है कि जो जिनको एडवांस में एक प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है, जो आपने एग्जांपल दिया था, क्या उनके लिए कोई बॉन्ड भी रहता है कि आपको ऑफर मिल गया तो आपको इतने समय कंपनी के साथ काम करना ही होगा, या ऐसा कुछ नहीं है? इस सच का मुझको इस चीज का आइडिया नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन यह है कि अगर आप एज अ ट्रेनिंग गए हो तो आपको एग्जाम के, अब इंडियन गवर्नमेंट जो एक COC का एग्जाम देती है, व्हिच इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर आपको एग्जाम का अपीयर करना है, इस एग्जाम के लिए अपीयर करना है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम एज अ ट्रेनिंग आपको शिप में बिताना पड़ेगा, व्हिच इज DNS फॉलो के लिए इट इज 18 मंथ्स, और जो BSc नॉटिकल साइंस है इनके लिए 12 मंथ्स का है, और जो मरीन इंजीनियर्स है इनके लिए 6 महीने का है। तो ये COC पेपर क्यों होता है एग्जाम? कॉम्पिटेंसी के लिए। उससे कोई फायदा होता है? ऑब्वियसली सैलरी प्लस। अच्छा, आपकी जो सैलरी हाइक होती है वो आपको COC सर्टिफिकेशन करने के बाद मिलती है? आपका प्रमोशन जो होता है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन COC। अच्छा, हाँ। तो इसके कई लेवल्स होते हैं क्या COC के, या बस एक पेपर होता है जो देना होता है? नहीं, देखिए, जो अगर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के उसमें देखा जाए तो उसका एक ही एग्जाम होता है, लेकिन जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होता है उनके अलग अलग रहते हैं। जैसे एज अ ट्रेनी अगर कोई बंदा गया है तो एक सेल मारने के बाद वो जब एक सेल मारेगा तो एज ए कैडेट ज्वाइन करेगा, देन फिर वो एग्जाम के लिए अपेयर करेगा, वो होता है क्लास 4 COC। क्लास 4 के बाद उसके बाद वो एक फिर एज अ 4th इंजीनियर में मार सकता है, फिर उसके बाद उसका प्रमोशन होता है 3rd इंजीनियर में, फिर फर्दर प्रमोशन के लिए वो क्लास 2 का एग्जाम देता है। अच्छा। क्लास 2 COC, उसके बाद वो 2nd इंजीनियर बनता है, और फिर उसके बाद क्लास 1 COC आती है व्हिच इज फॉर चीफ इंजीनियर। अच्छा। चीफ इंजीनियर इज लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंजन। अच्छा, तो आपको COC सर्टिफिकेट्स प्लस आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वॉयजेस का, उसके बेसिस में आपको इंक्रीमेंट मिलता है, करेक्ट? और वैसे ही डेक साइड में भी रहता है, डेक साइड COC भी रहता है। अब क्योंकि मैं इंजन साइड से हूँ तो मुझे इंजन साइड का ज्यादा पता है, बट उनके भी प्रमोशन के लिए रहता है। अच्छा, सेम ही कुछ प्रोसेस होगा उनके लिए भी। तो राजीव, जिनको एडवांस में प्लेसमेंट ऑफर मिल चुके हैं उनका तो ठीक है, पर जिनने लेट्स से कोर्स कर लिया है, अब उनको जॉब सर्च करनी है तो उनको क्या ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या ऑफलाइन ऑफिसेज विजिट करना होता है? ऐसा है, उनके पास ऑप्शन तो रहता है कि आप ऑनलाइन मतलब अपना रिज्यूमे एंड CVs वगैरह कंपनीज को सेंड कर दो, बट शिपिंग कंपनीज को, राइट? शिपिंग कंपनीज को, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आप फिजिकली वहां जाएंगे, ऑफिसेज में विजिट करेंगे, तो आपका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके पास रोज के रोज हजारों रिज्यूमेज आते हैं। अच्छा, तो अगर आप फिजिकली ऑफिसेज में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। अच्छा,
तो वो फिजिकल विजिट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि जो उनको मेल पे सेंड करते रहे। हाँ। और ये ऑफिसेस कहाँ पे होते हैं? मुंबई में, चेन्नई में, जितने भी आपकी पोर्ट सिटीज हैं तो उनमें रहते हैं कंपनीज के ज्यादा। अब जो सिनर्जी है उसके तो दिल्ली में भी है, अच्छा, मुंबई में भी है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। अच्छा, सब जगह। तो नियरेस्ट जो भी मेजर सिटी है आप वहाँ जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए शिप्स में, तो क्या शिप्स की भी कोई कैटेगरीज होती हैं? हाँ, शिप्स की भी काफी कैटेगरीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक तो टैंकर्स, आजकल आप जैसे सुन रहे हो जो चल रहा इशू चल रहा है, उस हिसाब से टैंकर्स रहते हैं। ओके, ऑयल टैंकर्स, प्रोडक्ट टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, VLCCs, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, एंड गैस टैंकर्स रहते हैं, LPG टैंकर्स रहते हैं, LNG टैंकर्स रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये तो कैटेगरी सिर्फ टैंकर्स की होगी। उसके अलावा आपके बल्क कैरियर्स रहते हैं। बल्क कैरियर्स लाइक मतलब जिसमें आप सीमेंट वगैरह कैरी करते हैं, और अनाज हो गया, वीट हो गया, ग्रेन्स वगैरह हो गए, ये सब आपके बल्क कैरियर्स में जाते हैं। देन फिर इसके, अच्छा, तो इन सब के लिए शिप की कैटेगरी अलग होती है? सब शिप्स की कैटेगरीज अलग अलग हैं। अच्छा। कंटेनर वेसल्स रहते हैं, प्लस फिर उसके बाद जो आपके कार कैरियर्स हो गए, बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ, शिप्स कहते हैं उनको। फिर क्रूज, आपको बताइए, क्रूज लाइनर्स हो गए, ओशन लाइनर्स हो गए, यॉट्स हो गई। तो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द शिप्स। अच्छा, और आपने कौन कौन से कैटेगरीज में अभी तक सर्व किया है? मैंने सिर्फ टैंकर्स में कर रखा है, व्हिच इज ऑयल टैंकर्स। हाँ, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, VLCC। मेरा जो लास्ट शिप था वो एक VLCC ही था। इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप किस कैटेगरी के शिप में सर्व कर रहे हो? सैलरी का पड़ता है। सैलरी का पड़ता है? हाँ, तो इसमें बस ये बताइए कि किस शिप में सबसे कम होती है, और फिर कैसे कैसे वो कौन से कैटेगरी के शिप में बढ़ती है? बल्क एरियाज में मुझे लगता है कम सैलरी है। बल्क कैरियर मतलब? जिसमें आपके ग्रेन्स। अच्छा। तो इनमें कम रहती है सैलरी कंपेयर टू टैंकर्स। और सबसे ज्यादा मेरे, एंड द रीजन कि इसमें कम रहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा काम नहीं होता। काम, हाँ आप कह सकते हो एज यू कैन से कि काम कम रहता है, प्लस सेफ्टी इतना ज्यादा कंसर्न। तो स्किल लेवल भी थोड़ा कम से काम चल जाएगा। अब जो आपका ऑयल टैंकर्स हो गए, ये डेंजरस कार्गो में आ जाता है। तो इसमें हाईएस्ट रहता है? हाँ, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो रहती है आपकी गैस कैरियर्स में रहती है। वो सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे रिस्की भी है। सबसे ज्यादा रिस्की है। अच्छा। तो टैंकर्स में, गैस टैंकर्स में सबसे ज्यादा सैलरी रहती है, और सबसे कम आपके बल्क कैरियर्स में रहती है। बाकी कंटेनर वेसल्स जो हो गए, इसमें आपके रेफर कंटेनर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स होते हैं, ETLs, इनकी सैलरी थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि इनको उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो उस वजह से उनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, तो आपकी सैलरी तो फिर अच्छी खासी होगी राजीव? थोड़ा एक महीने के सैलरी में कितना आईफोन्स आ जाते हैं आपकी? कॉन्फिडेंशियल हो, या गाड़ी आ जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट सबको पता है कि मर्चेंट नेवी में थोड़ा ठीक रहती है, बट आजकल तो लैंड जॉब्स में भी अच्छी खासी सैलरी होगी। एक टाइम था जब कहते थे कि मर्चेंट नेवी में सैलरी अच्छी होती है, बट वो सैलरी अभी भी अच्छी होती है, बट अब लैंड जॉब्स में भी अच्छी खासी सब में नहीं है, मिलने लगी है। सब में नहीं है, कुछ में है, बट नॉट इन एवरी जॉब। ऑन एन एवरेज मर्चेंट नेवी में लैंड जॉब के कंपैरिजन में ज्यादा सैलरी ही है, बिकॉज ऑफ द रिस्क योर लाइफ इज एट। करेक्ट, आप ये कह सकते हैं कि हम लोग को काम करने, हम लोग को अपने जान का पैसा मिल रहा है वहाँ। करेक्ट, वेरी वेल सेड। हाँ, तो अच्छा, इसमें बस ये बताइए कि जो जाता है उसकी सैलरी किस लेवल से शुरू होती है, और फिर वो अप टू किस लेवल तक जाती है? स्टार्टिंग सैलरी, अब क्योंकि डॉलर्स में जा रही है तो मैं आपको डॉलर्स में बताता हूँ। मिनिमम 350 सैलरी एज ए ट्रेनी आपको मिल जाती है। $350? हाँ, तो ये हो गए लगभग 30,000 रुपए। 30-35 हजार। हाँ, और ये इसमें ये टैक्स फ्री होता है, फिर इसमें टैक्स पड़ता है? इसमें भी एक कैच है कि अगर आप 183 डेज से ज्यादा काम कर रहे हैं, विच इज योर 6 months, ठीक है, 183 डेज। हाँ, अगर आपने उससे ज्यादा काम कर रखा है तो आपकी नॉन टैक्सेबल हो जाती है सैलरी। अच्छा। हाँ, और अगर आपने मतलब 180 डेज से कम काम कर रखा है, 183 डेज से, तो फिर वो टैक्सेबल होती है। अच्छा, तो लोग तो प्रेफर करते होंगे कि एटलीस्ट 183 या 184 डेज तो कर लें। और कुछ केसेस में ऐसा भी होता होगा जब 180 डेज कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे ड्यू टू सम रीजन। मेन रहता है इमिग्रेशन का स्टैम्प। तो इसीलिए क्या होता है, अगर किसी का पहले साइन ऑफ हो रहा है, मान लीजिए किसी के 2-3 दिन बच रहे हैं, अगर 1 हफ्ता भी बच रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि
जैसे श्रीलंका चले जाएंगे, मतलब इमिग्रेशन स्टैंप 3-4 दिन कहीं वेस्ट कर देंगे ताकि इमिग्रेशन स्टैंप बात का लगे। तो कुछ ट्रिक्स हैं इस चीज की। हाँ, वो लूप होल्स अपने आप ही लोग निकाल लेते हैं। तो राजीव बताइए, शिप में हायरार्की क्या रहती है? बेसिक डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं और शिप की हायरार्की क्या होती है? ओके, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 डिपार्टमेंट्स रहता है। एक डेक डिपार्टमेंट रहता है और एक इंजन डिपार्टमेंट रहता है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिप इज कैप्टन। तो डेक डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कैप्टन है, और इंजन डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो चीफ इंजीनियर है। ओके। तो अब मैं बताता हूँ, डेक डिपार्टमेंट में कैप्टन, फिर उसके नीचे चीफ ऑफिसर, फिर उसके बाद सेकंड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर, फिर डेक कैडेट। ओके। और इंजन साइड में चीफ इंजीनियर, देन सेकंड इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, फिर उसके बाद थर्ड इंजीनियर, फिर फोर्थ इंजीनियर, फिर इंजन कैडेट। अच्छा। उसके अलावा एक, और आप इंजन डिपार्टमेंट में? हाँ जी। और उसके अलावा एक गैली डिपार्टमेंट भी रहता है। गैली डिपार्टमेंट क्या होगा? गैली डिपार्टमेंट जहाँ पे हमारा सपोर्ट स्टाफ, फूड, हाँ, चीफ कुक एंड हमारा स्टूवर्ड रहता है। अच्छा, ठीक है। तो राजीव, शिप में यूजुअली पॉपुलेशन क्या होती है? कितने लोग होते हैं एट अ टाइम? 19 टू मैक्सिमम मैंने 24 देखे हैं, इससे ज्यादा। 19 to 24, दैट इज इट? दैट्स इट। तो राजीव, जैसे शिप की पॉपुलेशन आप कह रहे हैं 19 से 24 लोग होते हैं, तो इसमें क्या अलग अलग नेशनैलिटी के लोग होते हैं या एक ही नेशनैलिटी होती है, क्या होता है? नहीं, एक नेशनैलिटी नहीं रहती है, ज्यादातर मल्टीलिंगुअल रहते हैं। अच्छा, और मल्टी नेशनैलिटी? हाँ, मल्टी नेशनैलिटी रहती है। तो क्या इसके कोई बेनिफिट्स या फिर ड्रॉबैक्स होते हैं मल्टीपल नेशनैलिटी के? ड्रॉबैक यही है कि लैंग्वेज का इशू आ जाता है कि जो फॉरेनर्स रहते हैं उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी नहीं होती है। बट अगर हम सेम नेशनैलिटी के हैं तो उससे क्या होता है कि अपना मैसेज है कन्वे करने में इट इज मच इजी। लेकिन इंग्लिश तो बोल ही लेते हैं हर कोई। बोल लेते, बट ऐसा रहता है ना, जैसे जो रशियंस, अगर मुझे इटालियंस मिले हैं, रशियंस मिले हैं, अच्छा, यूरोपियंस जो होते हैं उनको हाँ इंग्लिश उतनी आती नहीं है, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो एक कम्युनिकेशन बैरियर रहता है। हाँ। और कुछ बेनिफिट्स इसके? बेनिफिट्स ऐसा तो कुछ नहीं, बस यही। तो राजीव, जैसे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग होते हैं, आप ये बताइए कि जो कैप्टन और जो आपके शेफ हैं शिप में, उनकी नेशनैलिटी से कितना फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कैप्टन के नेशनैलिटी से ना पड़ता हो, लेकिन चीफ कुक की नेशनैलिटी से पड़ता है। क्योंकि अगर किसी दूसरे कंट्री का अगर कोई चीफ कुक है, लेट्स से यूरोपियन या फिर अमेरिकन है, यूरोपियन अगर चीफ कुक है, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन फूड बनाना, स्पेशली अगर आपका क्रू जो है वो अगर इंडियन है। अच्छा। क्योंकि इंडियंस मोस्टली प्रेफर वही दाल चावल रोटी सब्जी, करेक्ट। हाँ। और जो यूरोपियंस हैं उनके उसमें नॉन वेज ज्यादा चलता है, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है। इसलिए कंपनीज भी ये कोशिश करती है कि इंडियन चीफ कुक मिल जाए, क्योंकि उनके इंडियन क्रू के लिए। हाँ, इंडियन क्रू प्लस ये है कि जो फॉरेनर्स रहते हैं उनको इंडियन फूड पसंद आता है, तो इसलिए इंडियन चीफ कुक एक तरीके से उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनको भी इंडियन फूड पसंद आता है। लेकिन रोज रोज थोड़ी आता होगा, क्योंकि उनको इतनी स्पाइसेस खाने की आदत नहीं होती। बट फिर वो नॉन वेज भी बना लेते हैं ना। अच्छा। और इसमें अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए शिप में रहना आसान है, मुश्किल है? उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा। बिकॉज रोज हर कोई दाल चावल नहीं खा सकता ना, क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए बहुत लिमिटेड फूड रहता है। लिमिटेड नहीं, मतलब फूड लिमिटेड नहीं रहता, बट फ्लेवर्स लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपके जो मेन्यू होता है उसमें ज्यादा वेज रहता है या नॉन वेज ऑप्शंस? नॉन वेज रहता है। तो जो वेजिटेरियन है लाइक माई सेल्फ, तो अपने लिए क्या ऑप्शन रहता है? आपके लिए सिर्फ दाल चावल एक ऑप्शन रहेगा। तो क्या वो हर मतलब वो बदलता है या फिर सेम ही रहता है एवरीडे? दाल चावल तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा। बट नॉन वेज में इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच नेशनैलिटी कुक इज देयर, वो रहेगा ही रहेगा। हाँ। अच्छा, तो एक ऑप्शन तो है ही, तो काम तो चल ही जाएगा। हाँ। और किसी को लेट्स से कुछ अब चेंज करना है तो क्या रहता है उनका? आपको शेफ को बोलना पड़ता है या आप खुद जाके बना लेते हो? आपको फिर आप शेफ को बोलेंगे वो भी, बट उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना, कि आपको पर्टिकुलरली आपके लिए अलग से तो बनाएगा नहीं। तो सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन रहता है? हाँ, आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप खुद सेल्फ कुक कर सकते हैं। हाँ, बट फिर अगर आपका 6 महीने के लिए अगर आप रह रहे हो, आप भी कितनी बार बना लोगे? 1 दिन 2 दिन, लेकिन रोज रोज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा। तो इसीलिए तो वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैनेजर्स को करना वो कर सकता है। करेक्ट। हाँ। राजीव, एक चीज बताइए, आप कह रहे थे कि जैसे शिप में अलग अलग नेशनैलिटी के लोग होते हैं और जो पॉपुलेशन रहती है 19 से 24 लोगों की, क्या ये थ्रू आउट द वॉयज सेम ही लोग रहते हैं या फिर ये भी चेंज होते हैं? दे कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, जैसे जैसे जिसका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा होगा। अच्छा, तो ये सब एक साथ ज्वाइन और एक साथ इनका साइन ऑफ नहीं होता? वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। वो सिर्फ उसी केस में होता है जब शिप हैंड ओवर हो रहा होता है।
अच्छा। कि अगर एक कंपनी ने अपना शिप किसी दूसरी कंपनी को भेज दिया, उस केस में ही पूरा क्रू चेंज होता है। अदरवाइज रोटेशन चलता है। रोटेशन चलता है, वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं उनको नहीं पता कि शिप कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन सी मशीनरी में क्या डिफिकल्टी है, क्या प्रॉब्लम है। ओह हाँ, इसीलिए तो सारी ब्रीफिंग के लिए कुछ फैमिलियराइजेशन के लिए स्टे करना पड़ता है, तो इसलिए वो रोटेशन में आ जाती हैं चीजें, क्रू अलग अलग। तो इससे क्या आपके उसमें जो बॉन्ड होता है, लेट्स से विद इन द टीम मेंबर्स, या जो सोशल लाइफ रहती है, उसमें इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब आर यू एबल टू डेवलप क्लोज एंड डीप बॉन्ड्स विद पीपल? देखिए, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड, आपको पता है कि हाँ एक टाइम बाद ये लोग चले जाएंगे, तो स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग बन जाते थे, बट फिर विद टाइम फिर आप नेक्स्ट वॉयज में गए, फिर क्रू चेंज हो गया, फिर चेंज, इनफैक्ट और विद इन वॉयज में भी, विद इन द सेम वॉयज भी क्रू चेंज हो गया। क्रू चेंज हो जाता है। तो फिर एक शिपिंग में मैंने मेरे किसी सीनियर ने बोला था कि जहाज़ी की दोस्ती जहाज़ी तक रह जाती है। करेक्ट। हाँ, तो वही रहता है। अब बहुत तो आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा। ऐसा होता है कि आपका कोई फ्रेंड शिपिंग में बना, बहुत बहुत एक आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया, उससे आप कांटेक्ट में, अदरवाइज कुछ साइन ऑफ के कुछ टाइम बाद फिर हर किसी सब चेंज होते रहता है। आई थिंक जो शुरुआत में आपने कहा था ना कि क्या कैरेक्टर ट्रेट चाहिए, अडेप्टेबिलिटी, आप इसी वजह से कह रहे होंगे कि आपको रेडी रहना है नए लोगों के साथ अडेप्ट करने में, और without having deep or intense bond with someone, especially somebody who's a very family guy, is a very cheerful guy, ठीक है, और बहुत ही जॉली काइंड ऑफ उसका नेचर है। राजीव, अब जरा सा क्राइसिस एट सी की बात करेंगे हम। आजकल हम देख रहे हैं कि विद इजराइल एंड यूएसए ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड, देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज, एंड द प्लेस दैट हैज कम इन द क्रॉसफायर इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, व्हिच इज वेरी क्रिटिकल। सो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एज यू नो, it connects Gulf of Oman to the Persian Gulf, which opens in Arabian Sea and then the Indian Ocean. And this strait is very critical, क्योंकि जितना मैं पढ़ रहा था उसमें उनने लिखा था कि 1/5 of the world's crude oil travels through this strait. और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का लगभग 40 to 50% of the crude oil import comes from this strait, not necessarily from Iran, but from Saudi Arabia, Kuwait, UAE, including all these Gulf nations. All the Middle East countries. Oh, correct. It comes through this strait. Plus, LPG. LPG also comes from this strait. और इंडिया के केस में 80 to 90% of its domestic कंजम्पशन या फिर डिमांड ऑफ एलपीजी कम्स फ्रॉम दिस स्ट्रेट। और एलपीजी के केस में हम देखें तो आजकल कमर्शियल गैस सिलेंडर और डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हम दोनों ही देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड मुश्किल आ रही है लोगों को। कमर्शियल गैस सिलेंडर के केस में तो जितने भी कैफेज, रेस्टोरेंट्स या फिर फूड जॉइंट्स हैं, कुछ लोगों को टेम्परेरीली क्लोज करना पड़ा है बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। और डोमेस्टिक के केस में भी गवर्नमेंट तो कह रही है कि सप्लाई जितनी है उतनी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट द ग्राउंड रियलिटी इज कि कहीं ना कोई फर्क तो पड़ा है, क्योंकि लोग गैस स्टेशन के बाहर खड़े हो रहे हैं, सिलेंडर स्टेशन के बाहर, और आज आ रहे हैं, कुछ को सिलेंडर मिल रहा है, कुछ लोग वापस चले जा रहे हैं निराश होकर, फिर वो अगले दिन फिर आ रहे हैं, उनमें से कुछ को मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी रोजी, दिक्कत तो है ही। आप, क्योंकि जब हमारी बात चल रही थी आप कह रहे थे कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऑलरेडी 8 बार क्रॉस कर चुका है, तो हमें जस्ट टेक अस टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ज़रा बताइए कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, और आप बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी आइलैंड्स वगैरह हैं, थोड़ा हमें बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कि वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन कैसी रहती है। ग्राउंड सिचुएशन ऐसा कुछ है नहीं, बट ये है कि वाटर सिचुएशन कैसी रहती है। हाँ वेल, इट्स अ वेरी नैरो चैनल। ओके। जो आपका, जैसा कि आपने बताया कि जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, फिर वो फर्दर एक्सीड होता है आपके अरेबियन सी में। तो वो कुछ घंटों का आपका वहाँ पे मैन्यूवरिंग रहती है। कितने घंटे की रहती है? आई थिंक कुछ 10-12 घंटे की मैन्यूवरिंग रहती है। उसमें शिप्स की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है काफी। अच्छा, ठीक। और उसमें ये कि 3 किलोमीटर का ही एक चैनल है जो 3 किलोमीटर का है, सिर्फ उस तरफ। अच्छा, उसकी विड्थ, हाँ, जो नैरोवेस्ट पॉइंट है उसमें विड्थ उसकी 3 किलोमीटर है। नहीं, विड्थ वैसे वो 33 किलोमीटर का है चैनल, बट जो शिप्स के लिए जो पैसेज है वो 3 किलोमीटर का ही है। अच्छा, जो अप्रूव्ड डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है।
जिसमें क्योंकि उसमें आइलैंड स्कैटर्ड है। अच्छा। और आइलैंड्स में मैंने जो देखा है वहाँ पे ऑलरेडी ईरान ने अपने सुपर स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बना रखे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे आपको दिखता तो नहीं है, बट वो आप जूम करके आप देख सकते हैं, आपके पास बाइनोकुलर्स या कैमरे से आपको दिख जाता है, कुछ सुपर स्ट्रक्चर्स आपको दिख जाएंगे। तो वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहुत विसिनिटी में है ये सारे आइलैंड्स। हाँ, अच्छा। तो So that is why Iran is able to have such a big influence on the vessels passing through this strait. तो राजीव, अभी हम देख रहे थे कि एक शिप को भी काफी ब्लास्ट में विद द यूज ऑफ सी ड्रोन डैमेज किया था, और ऑल इन द मीडिया द क्लिप्स एंड द इमेजेस बताए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब ये स्मॉल बोट्स आती हैं विच आर सी ड्रोन्स जो यूज किया जाता है अटैक के लिए, हाउ डिफिकल्ट और इजी इट इज टू स्पॉट देम इन द जायंट ओशन? क्या उनको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना आसान रहता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो कि वो इतने इजीली, क्योंकि ड्रोन्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल एरियल व्हीकल्स जो ऐसे तो दिखेंगे नहीं। प्लस सी ड्रोन्स जो बोट के फॉर्म में होते हैं। हाँ, वो चीज नहीं दिख पाएंगी हम लोग को। अच्छा। वो इतने छोटे साइज की है। अब हम जो डेक डिपार्टमेंट है, जो डेक ऑफिसर्स हैं, वो कंटिन्यूस वॉच में रहते हैं। उनका काम तो यही और कंटिन्यूस वॉच 360 डिग्री रहती है। हाँ, ओके, ठीक है। ब्रिज जो जब उनकी वॉच रहती है, ऑफिसर ऑन वॉच जब रहता है, तो उसका काम ही सिर्फ यही है कि वॉच करना कि कहीं से कोई दूसरा वेसल तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे शिप को मैन्यूवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा। अगर शिप बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, हाई स्पीड मतलब जितना भी, बट आई थिंक स्ट्रेट में तो स्पीड लो हो जाएगी नहीं? स्लो डाउन करना है, हाई स्पीड से स्पीड कम करना ही वो ही ज्यादा मैटर करता है। तो अचानक से मान लीजिए, क्योंकि जो टैंकर शिप्स होती है इनकी स्पीड स्लो होती है, और जो कंटेनर शिप्स होगी, बल्क कैरियर्स, इनकी स्पीड ज्यादा होती है। तो अचानक से अगर कोई दूसरा वेसल आ रहा है उस टाइम पे हम कहाँ, तो मैन्यूवर करना आसान नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए। और लेट्स से अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके पास इन शिप्स में क्या ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं कि आप उसको रोक सकें? डिफेंस इक्विपमेंट्स? डिफेंसिव हमारे पास कुछ भी इक्विपमेंट नहीं रहता है। अच्छा, तो दैट मींस यू आर हैंडीकैप्ड, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं। और अगर लेट्स से ये ड्रोन अगर रात के समय में आ रहा है, तो आप वैसे कई बार तो दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता है। और डैमेज का डैमेज हो गया। रात के टाइम पे तो वैसे भी हमारे शिप्स की जितने लाइट्स वगैरह हैं वो सब ऑफ रहती हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे जो वेसल्स हैं जिन पे वॉच करनी है, जिनके लिए डेक ऑफिसर्स हैं, अगर मान लीजिए कहीं बहुत दूर कोई वेसल है जिसको जो सामने से आ रहा है उसको उसका जो रूट है वो देखने के लिए हम अगर बाकी लाइट्स ऑन हो जाएगी तो वो उतनी माइन्यूट से इतनी फेडेड से लाइट होती है वो दिखेगी नहीं। अच्छा, तो जैसे हम मोमेंट पे मैन्यूवर करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए शिप्स की जो लाइट्स रहती हैं वो सब बंद रहती हैं, सिर्फ मैन्यूवरिंग लाइट्स ही ऑन रहती हैं। ओके, जैसे हमें रोड में बोला जाता है कि आप हाई बीम में मत चलाइए, लो बीम में चलाइए, ताकि सामने वाले को दिखने में दिक्कत ना हो। तो समथिंग लाइक ऑन द सेम लाइन शिप्स में भी होता है इन अ लेमन्स लैंग्वेज। ठीक है राजीव, इसमें रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या रहता है? स्ट्रेट ऑफ जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में देख रहे थे कि शिप्स ट्रैवल नहीं कर रहे क्योंकि इंश्योरेंस उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो हाउ बिग इज द फैक्टर, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। इंश्योरेंस जो रहता है वो रहता है कार्गो का। ओके। जो कार्गो शिप्स कैरी कर रहे हैं, स्पेशली जो अगर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका क्रूड ऑयल कैरियर है, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। प्लस अगर कोई आपका ऑयल पोल्यूशन हो जाए तो अगर वो वायलेशन हो गया तो उसमें कंपनीज को बहुत ज्यादा फाइन पड़ता है। उस केस में ये जो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, इनका सबसे बड़ा रोल है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें दैट जो आपका क्रूड ऑयल है, जो कार्गो है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो इसीलिए उनका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शिप से ज्यादा जो एक्सपेंसिव है वो आपका कार्गो है। अच्छा, शिप से ज्यादा एक्सपेंसिव कार्गो रहता है। ओके। तो इसीलिए अगर इन केस अगर यूजुअली हमारे शिप की कॉस्ट या वैल्यू क्या रहती है और कार्गो की वैल्यू कितनी होती है, रफ एस्टिमेट? वो रहती होगी 80 to 100 मिलियन डॉलर्स, इतनी रहती ही है। ये कार्गो की या शिप की? ये शिप की वैल्यू में बता रहा हूँ। Okay. और जो कार्गो रहता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। तो राजीव, ये जो इंश्योरेंस की हम बात कर रहे थे, इस टॉपिक में एक और चीज बताइए कि इस वॉर की वजह से क्या इंश्योरेंस प्रीमियम में कोई डिफरेंस आया है? मैं जैसा न्यूज में देख रहा था, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है प्रीमियम। जो एक्चुअली जो इंश्योरेंस रहता है वो कार्गो का रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो पहले जो था वो $30,000 था, जो आपके कार्गो इंश्योरेंस प्रीमियम जो था।
अभी वो बढ़ के $4 लाख हो चुका है। $4 लाख? 13 टाइम्स। 13 times, करेक्ट। क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली जो इस रूट से है, जो Risk to cargo। हाँ, रिस्क ऑफ कार्गो एंड रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ शिप के लिए रिस्की हो गया ना, वो उस चीज को क्रॉस करना, इस वजह से प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। राजीव, एक कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था, 2020 की बात है, अगस्त 2020 में, दिस इज पोर्ट ऑफ बेरूत, लेबनान। तो व्हाट हैपेंड इज दैट देयर इज अ कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस wherein a ship which was carrying over 2700 tons of ammonium nitrate, it exploded. 200 people were killed in the incident, thousands were injured, and it caused huge damage and destruction in the port city. And it damaged one ship by the name Orient Queen. There was another UNIFIL ship by the name of BNS Bijoy that was damaged. So my question to you is कि जब इसके बारे में पढ़ा मैंने, तो पता चला कि the ship was in the port of Beirut not for one day, not for 1 week, not for 7 weeks, not for 7 months, but for the past 6 to 7 years the ship was lying in this port, yet no one did anything, and such a big incident happened. तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल कि शिप वहां पे है, इतना बड़ा, छोटा तो बोट है नहीं, शिप है, किसी ने देखा ही नहीं, 6-7 साल हो गए, तो क्या रीजन रहे होंगे इसके? तो उसका जो रीजन था वो ये था कि जो वो शिप जो था वो ऑलरेडी अरेस्टेड था, और शिप व्हाट इज अरेस्टेड शिप? कोई वायलेशन हुआ होगा। अच्छा, कोई मार्पोल वायलेशन हुआ होगा। So like people, ships are also arrested. People were not arrested. No, like people. हाँ, ships are also arrested. Condition, Okay. correct. जो वहाँ की लेबनीज अथॉरिटीज थी, उन्होंने उसको वहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी। प्लस Okay. हाँ, जो आपका जो कार्गो जो था उसके डिस्चार्जिंग की परमिशन नहीं दी होगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो वायलेट हुए होंगे, इस वजह से तो हाफ सस्पेशन तो था। हाँ, अच्छा। ठीक है। तो जो अब जैसा आपने बताया 6 to 7 years तक वो शिप वहीं पे खड़ा था। तो वो जो because this incident happened in 2020 and the ship was there since 2013 around. तो 7 साल से वो शिप ऑलरेडी अरेस्टेड कंडीशन में था। प्रोबेबली शिप स्टाफ जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे। तो दिस इज कंप्लीटली negligence of the Lebanese authorities. Okay. उस वजह से अब क्योंकि उनको पता ऑलरेडी, उनको पता तो हो गई कि एक अरेस्ट किया तो कुछ तो वायलेशन हुआ होगा। करेक्ट, हाँ। बट वायलेशन को देखते हुए उन्होंने शिप को अरेस्ट कर दिया एंड देयर वर्क वाज डन। उससे आगे जो करना था वो नहीं किया एंड सच अ बिग कैटास्ट्रोफ हैपेंड। सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज हमेशा उसमें रहे होंगे, इस वजह से वो नेग्लिजेंस की वजह से ही एक्सप्लोजन हुआ। तो राजीव, इसमें एक और चीज बताइए कि जैसे जब ये शिप में ब्लास्ट हुआ था तो आपने बताया कि उसमें क्रू या ऑफिसर्स अंदर तो नहीं थे, बट स्टिल इट किल्ड ओवर 200 पीपल इन द विसिनिटी। तो बीइंग इन मरीन नेवी, डज सच इंसिडेंसेस कॉज इंस्टिल फियर इन योर माइंड? क्योंकि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपने शिप में सब कुछ बढ़िया से कर रहे हैं, बट सम अदर शिप which is there for years और उसमें ड्यू टू सम नेग्लिजेंस ऑफ समबडी इतना बड़ा डिजास्टर हो जाता है एंड इट इम्पैक्ट्स यू। तो डज सच इंसिडेंट्स शेक यू फ्रॉम इनसाइड यू? इज योर फैमिली कंसर्न्ड? तो इन इंसिडेंट्स का आप पे मेंटली कोई फर्क पड़ता है? जब हम ऑन बोर्ड रहते हैं उस टाइम पे तो हमेशा एक डर रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत रिस्की एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। करेक्ट। और हमारे उसमें ऐसा कहते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं 90% ऑफ एक्सीडेंट्स आर ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। ओके। हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पंक्चुअल रहना है, और यू नेवर नो कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए। तो इसीलिए उसका एक यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें यू हैव टू बी फुल अलर्ट, कि आपसे एटलीस्ट आप अपने दूसरों को ब्लेम डालने से ज्यादा बेटर एटलीस्ट मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरा पूरा एकदम कंप्लीटली फोकस होना चाहिए। और दूसरों की गलती से अगर आपका नुकसान हो गया तो इसीलिए दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। राजेश, जब मुझे पता था कि आप मर्चेंट नेवी में हैं, तो जस्ट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर लाइफ, हाउ यू स्पेंड योर टाइम एट सी, देयर वाज दिस सीरीज दैट केम Lutere 2024. तो it deals with crew and officers of merchant navy. वो लोग किसी I think near around Somalia के आसपास कहीं जाते हैं and the pirate attack happened and they captured the sea. तो very interesting series if you want to watch. तो
आपसे ये जानना है कि जैसे मूवीज में तो दिखा दिया, सीरीज में दिखा दिया, इन रियलिटी हाउ रियल आर पायरेट्स अटैक? There was a time between 2008 to 2014 जब पायरेट अटैक्स होते थे, स्पेशली सोमालिया वाले एरिया में, Okay. और जो आपका वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया वाला। अभी भी कुछ कुछ इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं कि पायरेट अटैक हो गया। अच्छा, आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, मेरे साथ नहीं है, बिकॉज आई जॉइंड इन 2017, तब तक ये काफी कंट्रोल में आ चुका था। अच्छा, लेकिन अभी भी हम सुनते हैं कि इंसिडेंट्स होते हैं। बहुत रेयरली होते हैं, बट हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, उनको जो ऑयल कंपनीज होती हैं और शिपिंग कंपनीज, उनसे कुछ एक रैंसम उनको चाहिए होता है, इसीलिए, क्योंकि सोमालिया इज एज यू नो, ऑब्वियसली आपको भी पता होगा कि इट्स अ वेरी वेरी, जो वहाँ की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है बहुत, एंड देयर इज नो गवर्नमेंट इन सोमालिया, Correct. देयर आर गैंग्स रनिंग दिस कंट्री। इस वजह से जो वहाँ के लोग हैं, उनको अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए जो भी उनको हुक और वर्क जैसे भी हो सके, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देश में है नहीं। हाँ, इसीलिए वो पायरेट अटैक्स इसलिए करते हैं। अच्छा, फॉर इट्स अ सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। करेक्ट। अब कुछ तो होना चाहिए ना, जिससे उनको कुछ। एंड इज इट लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द पीपल इनसाइड शिप? ऑब्वियसली, एक बार अगर आपको अब दिख रहा है, मतलब मुझे एक बार एक मेरे चीफ इंजीनियर मिले थे, उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था। तो उन्होंने बताया था कि जब आते हैं तो उस टाइम पे बहुत पैनिक सिचुएशन हो जाती है। ओके। तो हमारे शिप, बट वो बोट कैसे करते हैं? वो तो छोटी सी बोट में आते हैं अपना, आपका बड़ा शिप है। इतनी ज्यादा नहीं रहती है, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। वो एकदम से लैडर लगा के फटाफट चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, या जैसे फिल्मों में दिखाते थे कि ऊपर कुछ अटकाए और रस्सी से चढ़ गए, वैसे बहुत फास्ट। वो उनका फिजिक भी काफी स्ट्रांग रहती है, और वो सीधे चढ़ते हैं और सीधा हाईजैक कर लेते हैं। अच्छा, तो इसीलिए अभी क्या है कि हमारे शिप, पर आपके शिप में बताइए वेपन्स वगैरह रहते हैं सेफ्टी के लिए? नहीं। अच्छा, कोई वेपन नहीं रहते? कोई वेपन नहीं रहता है, इंक्लूडिंग कैप्टन डजंट हैव अ वेपन? नथिंग। ओके, कुछ नहीं। हाँ, तो आप तो कुछ कर सेल्फ डिफेंस के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन हाँ, कभी अगर जो हाई रिस्क जोन है वहां पे कभी जाता है, तो वहां पे जो शिपिंग कंपनीज हैं वो आर्म गार्ड्स प्रोवाइड करवा देती है। अच्छा। हाँ, तो जैसे सोमालिया वाला एरिया है, उस एरिया से अगर कोई शिप जा रहा है, तो हम शिप्स के चारों तरफ एक बार्ब्ड वायर्स लगवा देते हैं, प्लस आर्म गार्ड्स मिल जाते हैं। जिस टाइम पे ये पायरेट अटैक्स हो रहे थे, उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो कंपनीज थी, ये लोग बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवा रहे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पायरेट्स अटैक हो जाते हैं ये सब प्रिकॉशंस के बाद भी। तो क्या लूप होल रहता है? लूप होल मुझे जो लगता है वो है कि आप कभी पता नहीं लगा सकते कोई अगर बोट आ रही है, वो अगर वो फिशिंग बोट है या फिर ये पायरेट्स हैं। तो यू थिंक इट्स नॉट अ थ्रेट, बट इट इज अ थ्रेट। और बार्ब्ड वायर को क्या काट दिया? बार्ब्ड वायर, हाँ, वो काट सकते हैं ना उसको। तो और आप बताए थे कि वो सारे प्रोफेशनल हैं, तो हाँ, ये सारी प्लानिंग तो करके ही आते होंगे। तो हम लोग के शिप में एक सीटाडेल रहता है, मतलब ये हम लोग को बताया, मतलब जब हम शिप का फेमिलाइजेशन होता है, उस टाइम इन केस अगर कोई पायरेट अटैक हो जाता है, तो हम लोग को क्या करना है, सारी मशीनरी जितनी नेविगेशन इक्विपमेंट है, इंजन बंद करके हमको सीधे सीटाडेल में चले जाना और उसको अंदर से लॉक कर देना। अच्छा, और कोई एसओएस कॉल कुछ करना होता है? हमारा मशीनरी, मतलब ये रहता है, हमारा जीएमडीएसएस एक रहता है, ठीक है, उससे। और तो आप किसको इन्फॉर्म करते हैं उस केस में? हम जो नियरेस्ट पोर्ट अथॉरिटीज होंगी, अच्छा, जो भी नियरेस्ट पोर्ट अथॉरिटी है, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके आपकी शिपिंग कंपनी या गवर्नमेंट जिसको भी बताना है वो इन्फॉर्म करेंगे एंड इंश्योर कि आपके पास हेल्प पहुंच जाए। शिप्स में जो इंसिडेंट्स होते हैं और शिप से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड, जैसा आपने एक मूवी बताई लुटेरे, वैसे ही 2-4 और मूवीज है जो मैं बता सकता हूं। जैसे नाम बताइए। कैप्टन फिलिप्स है, वो कंप्लीटली पायरेसी जो है उससे रिलेटेड ही मूवी है। उसके अलावा परफेक्ट स्टॉर्म है, फाइनेस्ट स्टार्स है, और ऑल इज लॉस्ट है। ये कुछ मूवीज हैं जो आप देख सकते हो। अच्छा, ठीक है, इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि जो शिप्स में जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। चलिए, विल डेफिनेटली ट्राई टू वॉच देम आपके सजेशन पे। अच्छा राजीव, ये तो रही अपने इंटरनेशनल नेशनल क्राइसिस की। व्हाट इफ देयर इज अ पर्सनल क्राइसिस? जो शिप में अपने ऑफिसर्स या क्रू मेंबर्स हैं, किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है एंड यू आर इन द मिडल ऑफ सी, तो अब क्या उस केस को आप कैसे हैंडल करते हैं? तो उस केस में ऐसा होता है, जो भी, देखिए, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ कैप्टन, बिकॉज ही इज ओवरऑल रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। अगर किसी बंदे के साथ कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो क्या कर सकता है कि जो नियरेस्ट पोर्ट है, वहां पोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करके शिप को डाइवर्ट कर सकता है। ओके। और ये नियरेस्ट पोर्ट हो सकता है 1 दिन दूर हो और हो सकता है 20 दिन दूर भी हो।
हाँ कुछ भी हो सकता है। अगर आप पैसिफिक एरिया में फंस चुके हैं तब तो फिर जो भी है, या तो शिप को डाइवर्ट करो, वापस घुमाओ जिस पोर्ट से आ रहे हैं, जो भी नियरेस्ट लैंड है वहां को आप शिप को डाइवर्ट आपको करना ही होता है। ठीक, अदरवाइज। और अपने पास शिप में कोई डॉक्टर अवेलेबल रहता है 24/7? नहीं, डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल, बट जो सेकंड ऑफिसर रहता है वो फर्स्ट एड का रिस्पॉन्सिबल रहता है। अच्छा। हाँ, तो हमारे शिप में एक हॉस्पिटल रूम रहता है जिसमें फर्स्ट एड किट्स वगैरह होती हैं। तो अगर कोई बंदा ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो फर्स्ट एड के लिए सेकंड ऑफिसर जो होता है वो है जो फर्स्ट एड दे सकता है। गॉट इट। तो ये मेडिकल इमरजेंसीज ना है, इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस होता है बिफोर अ पर्सन बोर्ड्स अ शिप? हमेशा ज्वाइनिंग से पहले हम लोगों का मेडिकल होता है। अच्छा, उस केस में अगर मेडिकल जिसका क्लियर नहीं होगा, हाँ, तो ही इज नॉट फिट फॉर सेलिंग। अच्छा, उसको चढ़ाएंगे ही नहीं? हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अगर बंदा है, इफ ही इज बोर्डिंग, तो उसको मेडिकली फिट रहे वो। कि अगर मान लीजिए कोई जैसे किडनी स्टोन्स के अगर है, तो अगर उसका पूरा डायग्नोस्टिक्स होंगे, तो अगर मेडिकल रिपोर्ट में उसका स्टोन आ जाता है तो कंपनी विल नेवर उसको कभी नहीं चढ़ाएगी। अच्छा। उसको बोलेगी कि आप ऑपरेट कराइए, रिमूव योर स्टोन, और फिर आफ्टर दैट ओनली कि यू कैन बोर्ड। अच्छा, तो इन केस और इसमें अगर मेडिकली आप फिट हैं तभी आप शिप बोर्ड कर सकते हैं। अब आपने शिप बोर्ड कर लिया, तबीयत कुछ नॉर्मल खराब है तो चले, तब तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो ये थोड़ा सा किस्मत की बात है कि आपकी पोर्ट सिटी कितना पास या दूर है। करेक्ट। और फिर उसमें आपको एयरलिफ्ट भी करवाता है अगर मान लीजिए। अच्छा, एयरलिफ्ट का ऑप्शन भी है? हाँ, एयरलिफ्ट ओके। ऑप्शन है। और ये अपने मेडिकल इंश्योरेंस में कवर रहता है? हाँ। ओके, वंडरफुल। तो राजीव, ये तो थी अपनी मेडिकल इमरजेंसी। हाउ डू यू इंश्योर कि फिजिकल हेल्थ शिप में ठीक रहे? उसके लिए हमारे शिप्स में जिम वगैरह रहते हैं। अच्छा, ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। एंड फ्रॉम फिजिकल हेल्थ लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि शिप ऐसी जगह है जहाँ बहुत आइसोलेटेड होते हो, 6 महीनों तक आप घर से, फैमिली से दूर होते हो, एंड यू आर विद इन द सेम स्पेस फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं होता कि आपका जो कहते हैं ना नज़ारे बदल रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपके चारों तरफ समुद्र है। तो हाउ डू यू इंश्योर कि आपका मेंटल भी आप फिट रहो, मेंटली फिट रहो? उसके लिए हम लोग की पार्टीज वगैरह कैप्टन जो होता है अरेंज करवा देते हैं। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास काफी कुछ जैसे एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन वगैरह रहते हैं। अच्छा। बुक्स वगैरह रहती हैं। और पहले तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इंटरनेट वाज नॉट अवेलेबल, बहुत लिमिटेड ही मिलता था। बट अभी जब से स्टारलिंक आया है, इट इज अ ग्रेट हेल्प। एटलीस्ट आप फैमिली के साथ आप बात करने के लिए आपको डेटा मिल जाता है। बस वो। और पहले प्रॉब्लम क्यों था? क्योंकि पहले इंटरनेट, क्योंकि शिपिंग अभी क्योंकि सैटेलाइट से डायरेक्टली बहुत एक्सपेंसिव था जो इंटरनेट था। अच्छा। सैटसी के थ्रू ही हम लोग को इंटरनेट अवेलेबल होता था। और बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। हमें तो इंडिया में आदत हो चुकी है कि 2 GB पर डे या 1.5 GB पर डे, लेकिन बाहर तो इंटरनेट बहुत महंगा है। आपको क्या डेटा लिमिट मिलती थी उस टाइम पे? जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे 200 MBs फॉर 1 मंथ। 200 MBs फॉर अ मंथ? फिर दिस साउंड्स लाइक अ जोक नाउ। हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो तो आप कैसे करते थे घर में? ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता होगा। हाँ, तो व्हाट्सएप में मैसेज लिख के छोड़ दिया, फिर डेटा ऑन कर, जैसे सेंड हो गया डेटा बंद कर दिया। और फिर अदरवाइज जैसे पोर्ट सिटीज आई तो वहाँ पे हम लोग को सिम कार्ड अवेलेबल हो जाते थे। अच्छा। हाँ, तो तब आप फैमिली से कनेक्ट करते थे? फिर वहाँ उसमें हमको कुछ डेटा मिलता था, 5 GB या 10 GB हम लोग सिम कार्ड वगैरह खरीद लेते थे, फिर उससे हम लोग बात कर लेते थे। अच्छा, तो आई रिमेम्बर जब फोन आते थे आपके तो तभी आते थे जब आप पोर्ट सिटी में होते थे, एंड दिस वाज द रीजन। राजीव, जरा कोविड टाइम को बताइए। हाउ वाज कोविड टाइम एट शिप एंड एट द पोर्ट? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था because people were stuck on board for almost 1.5 years to 2 years। 1.5-2 years? जबकि 1.5 years तक तो मुझे पता है, लेकिन क्योंकि 12 से 14 महीने काफी लोग थे, तो यूजुअली 6 महीने रहते हैं, करेक्ट? हाँ, हम लोग 6 महीने, बट उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था ना, क्योंकि साइन ऑन साइन ऑफ होने रहते। पोर्ट सिटीज में हम जा रहे थे, वहां पे हम लोग को वो अलाउड नहीं था बाहर जाना। आउट पास वगैरह मिल नहीं रहे थे। अच्छा, तो आप शिप में ही थे पूरा टाइम? हाँ, उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी क्योंकि साइन ऑफ हो नहीं रहे थे। और जो शिप में है वो शिप में ही रह गया, और ज्वाइनिंग भी नहीं हो रही थी। जो घर में है वो घर में रह गया। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है ज्वाइनिंग की, बट नहीं कर पा रहा था क्योंकि पोर्ट अथॉरिटीज अलाउड नहीं करी, कंट्रीज ही अलाउड नहीं कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो मेंटली तो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। बहुत ज्यादा। So Rajiv, officially you work in the capacity of an ETO, which is electrotechnical officer. So we'll talk a little bit about your role, which is the engine room.
तो हमने अक्सर सुना है कि ब्रिज इज कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द शिप व्हाइल इंजन रूम इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द शिप। तो हमें जरा इस हार्ट ऑफ शिप के बारे में बताइए एंड ऑल्सो टेल अस हाउ यू फेल्ट when you entered this engine room for the first time in your life. Okay, so engine room is indeed the heart of the ship because it acts as a central powerhouse of the ship. Okay. और बाकी क्योंकि प्रोपल्शन सिस्टम हो गया और ऑक्सिलरी मशीनरी जितनी भी रहती है सब हमारे इंजन रूम में ही रहती है, ठीक है। तो हम लोगों का काम जो ये है वो मेनली है कि मेंटेनेंस ऑफ जितनी मशीनरीज हैं इन चीज का, जैसे 3 जनरेटर्स हो गए, ठीक है, और मेन इंजन हो गया, ताकि शिप कंटिन्यूसली चलता रहे। क्योंकि एक बार शिप रुक गया तो उसका इम्पैक्ट किस सीधे अपने जो कार्गो है उसी पे ही आएगा, कार्गो ऑपरेशन पे ही, कार्गो की डिलीवरी पे। मेन ये है कि हाँ करेक्ट, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि शिप हमेशा चलता रहे। अच्छा, तो राजीव इंजन रूम का टेम्परेचर क्या नॉर्मल रहता है या फिर क्या होता है? जो एवरेज टेम्परेचर है वो रहता है 35 डिग्रीज। 35 डिग्री सेल्सियस, हाँ, which is quite a good temperature. हाँ, बट कभी हम मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं तो वो 45 डिग्रीज तक पहुंच जाता है, मैंने मैक्सिमम 48 डिग्रीज में भी काम कर रखा है। तो हाउ डू यू मैनेज इसमें? बहुत ज़्यादा, फिर हमें अब क्योंकि ECR जो रहता है वहाँ पे ACs रहते हैं, बट पूरा इंजन रूम जो है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पे खाली हम लोग के फैंस ही रहते हैं। अच्छा, और तो इट इज पार्ट ऑफ जॉब एंड यू हैव टू टेक इट एज इट इज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये बताइए कि हाउ डू यू इंश्योर कि देयर इज नो मशीनरी फेलियर एट सी? कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं जो आप फॉलो करते हैं? हाँ जी, हम लोग का एक PMS सिस्टम रहता है विच इज प्लान मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोग के शिप में जो हम लोग का मेंटेनेंस रहता है मशीनरीज का, उसका पीरियोडिक टाइम टेबल जैसा है। अच्छा, जिसमें हमारी मशीनरीज की वीकली और मंथली और क्वार्टरली, 6 मंथली और ईयरली रूटीन्स वगैरह आती है। अच्छा, टू इंश्योर कि कोई हाँ बड़ी प्रॉब्लम ना सरफेस करे। हाँ, एंड लेट्स से कि कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है एंड गिवन दैट यू आर एट द मिडल ऑफ द सी, लेट्स से कोई पार्ट खराब हो गया इंजन का या propulsion सिस्टम का, देन हाउ डू यू डील विद इट? डू यू हैव स्पेयर पार्ट्स इन शिप? और अगर नहीं होते हैं तब क्या करते हैं? शिप्स पे हमेशा ही हमारे पास स्पेयर पार्ट्स रहते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो सबसे एक्चुअली इम्पोर्टेंट है इन्वेंटरी मेंटेन करना। अगर कोई जैसे मान लीजिए मेन इंजन का कोई क्रूशियल पार्ट है वो नहीं है तो वो एकदम अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर होता है। और डिलीवर कैसे होता है? नेक्स्ट पोर्ट में, नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट पोर्ट है वहाँ पे। और लेट्स से अगर हम उस प्रॉब्लम की वजह से नेक्स्ट पोर्ट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तब? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं, स्पेशली अगर हमें पता है कि क्रिटिकल है। बट वो उसके सिनेरियो, हाँ, क्रिटिकल स्पेयर्स की अलग से लिस्ट रहती है जो हमें हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। तो इनकेस अगर एट सी में जब हम मिडिल ऑफ द सी है और वहां पर अगर कोई मेन इंजन का प्रॉब्लम आया तो उस केस में हम लोग को उसी टाइम पे, इट डजंट मैटर दिन हो रहा है रात हो रहा है, हमको उस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, और लेट्स से जो आपने स्पेयर पार्ट रखा है, लेट्स से वो भी खराब हो जाता है, नहीं वो अगर हाइपोथेटिकली अगर हो जाता है तब? अब मेन इंजन का ये रहता है कि 6 यूनिट्स होती हैं उसकी, हम अच्छा उस यूनिट को आइसोलेट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, आइसोलेट करके तो आप उसको नेक्स्ट पोर्ट तक तो ले जा पाएंगे? हाँ, ले जाएंगे। राजीव, एनी, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि आप इंजन रूम में काम करते हैं, टेम्परेचर इज सो हाई एंड यू हैव सच बिग एंड लार्जेस्ट मशीनरीज ऑन द प्लैनेट इन द इंजन रूम, तो एनी scary near miss that you had experienced or you have heard or seen about it? एक बार मेरे सीनियर जो हम लोग के इंजन रूम में क्या है, प्योरीफायर रूम रहता है। एयर प्यूरिफायर, फ्यूल प्यूरिफायर रहता है, क्योंकि शिपिंग में जो रहता है हम लोग का हेवियर यूज होता है। ओके, अब तो काफी उसमें सल्फर कंटेंट काफी कम, जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे HFO आता था, व्हिच इज हेवी फ्यूल ऑयल। अब जो आ गया ULSFO आ गया, अल्ट्रा लो सल्फर फ्यूल ऑयल, ULSFO आ गया। उसमें जो आपका सल्फर कंटेंट है वो 0.001% है, which is very low. Okay. ठीक है, तो उसके लिए मतलब हम फिर भी क्या रहता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा रहता है, जो नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे डीजल वगैरह यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, उससे ज्यादा हैवी रहता है वो। तो उसके लिए उसकी विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसको काफी हाई टेम्परेचर में हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। तो उससे एक बार मेरे सेकंड इंजन में था, उनका बर्न अच्छा खासा हाथ में, हाँ। And he was able to work after that? नहीं, बहुत ज्यादा स्केरी तो नहीं था वो फिर उनको मतलब मेडिकली फिर जो मेरे स्पोर्ट था वहाँ पे उनको वो करा था, साइन ऑफ कर, ऐसे केस में मेडिकल साइन ऑफ हो गया था। What degree of burn was it? First, second, third? Any idea? Second degree burn था। I don't know whether फिर उसके बाद वो कभी फिर ज्वाइन कर पाया, नहीं कर पाया। अच्छा,
Our best wishes with him. So Rajiv, next is could be a stupid question, but जैसे मेरे पास एक बाइक है जिसका माइलेज है लगभग 30-35 किलोमीटर, एक गाड़ी है जिसका हाईवे में माइलेज आ जाता है लगभग 22-24 किलोमीटर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि शिप का माइलेज कितना रहता है? शिप्स में ऐसा हम लोग कोई टर्म यूज नहीं करते हैं, बट इतना मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ। शिप्स का जो कंजम्पशन रहता है वो रहता है 50 टन्स अ डे। 50 टन्स अ डे? करेक्ट। वही सिर्फ मैं मेन इंजन का आपको कंजम्पशन बता रहा हूँ। और उसके अलावा भी कंजम्पशन होता है कोई? उसके अलावा जो जनरेटर्स चल रहे हैं उनका भी रहता ही है, तो ये 60 टन 70 टन इतना पहुंच जाता है। मैं VLCC की बात कर रहा हूँ। ओह, दिस इज पर डे? हाँ, इतना। तो इसलिए जो हमारे टैंक, इसलिए वो टैंकर है ना, उसमें खूब बड़े बड़े, बहुत बड़े साइज के हम लोग के टैंक्स रहते हैं, फ्यूल ऑयल टैंक्स वगैरह रहते हैं। तो मंथली बेसिस में दिस इज अराउंड 1500 to 2000 टन्स ऑफ फ्यूल इसलिए हम लोग क्या मंथली? हाँ, तो जैसे अगर लॉन्ग वेज है तो पहले ही हम लोगों के जो बंकर बार्ज आते हैं, बंकर बार्जेस आर, जिससे हम लोग शिप की रिफ्यूलिंग करते हैं। ओके। हाँ, वो छोटे शिप्स होते हैं, वो स्पेशली डिजाइन फॉर फ्यूल ऑयल्स ओनली, तो उसके थ्रू हम लोग की बंकरिंग चलती है। और ऐसा कभी होता है कि फ्यूल इज लाइक रिफ्यूलिंग ऑफ द शिप। ओके, कभी ऐसा होता है कि फ्यूल खत्म हो जाए ड्यूरिंग द वॉयज? नहीं सच, बिकॉज ये सारी प्लानिंग पहले से ही होती है। हाँ, ये बहुत सब कुछ मेंटेन होता है। नून रिपोर्ट होती है चीफ इंजीनियर के अंडर, उसमें डेली कंजम्पशन जो होता है वो हम ऑफिस को भेजते हैं। ओके, तो ऐसी केयरलेसनेस नहीं होती? नहीं, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी केयरलेसनेस है अगर इसको इतना नहीं पता लग रहा। करेक्ट, हाँ, क्योंकि इससे हमारा जो शेड्यूल टाइम है डिलीवरी ऑफ कार्गो वो भी इम्पैक्ट करेगा, तो सारी कॉस्ट अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है राजीव, मरीन पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं ज़रा सा। तो शिप्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ मरीन पोल्यूशन बाय द वेज ऑफ ऑयल स्पिल्स, सीवेज, गार्बेज, हैजार्डियस केमिकल्स, लीक्स। तो कुछ तो एक्सीडेंटल होता है, उसको तो नोबडी कैन कंट्रोल, बट इसको कंट्रोल करने के लिए या फिर डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स के लिए आर यू अवेयर ऑफ एनीथिंग that is being done in this field? अभी तो ये है कि क्योंकि रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो 2020 के बाद से एक तो हम लोगों ने HFO यूज करना बंद कर दिया। HFO इज हेवी फ्यूल ऑयल। ओके। उसमें जो फ्यूल सल्फर कंटेंट तो बहुत ज्यादा हाई था। अभी जो हम शिप्स में यूज कर रहे हैं वो VLSFO, ULSFO है। ओके। उसमें जो सल्फर कंटेंट है 0.001% है। उसके अलावा भी अभी जो नए शिप्स आ रहे हैं फुली ऑटोमेटेड, जो ऑटोमेशन काफी आ गया, तो उस केस में ऐसा है कि शिप्स में एक EGCS और SCR करके मशीनरीज ऐड हो रही हैं, जो मेनली क्या करती हैं, जो शिप्स का जो मेन इंजन का एग्जॉस्ट है उसका क्लीनिंग सिस्टम है, जिससे उसका जो सॉक्स है, सॉक्स इज लाइक SOX, सल्फर कंटेंट जो है वो एकदम मिनिमाइज करने के लिए वो मशीनरीज इंस्टॉल अभी आजकल होने लगी है। तो ये बेसिकली डीकार्ब करने का एक कंपनी का एक नया तरीका है। ओके, तो इसमें जैसे कुछ न्यू वेसल्स होती हैं और कुछ ओल्डर या फिर लेगेसी वेसल्स होती हैं। ओल्डर वेसल्स के लिए तो ये जो पुराने शिप्स हैं उनके लिए तो फिर वही प्योरीफाई सिस्टम ही है। और फ्यूल ऑयल, आप फ्यूल को ही एकदम ऐसा फ्यूल यूज कीजिए जैसे आजकल आपने देखा होगा BS6 इंजन आ गए हमारे मोटर व्हीकल्स में, गाड़ियों के लिए। वैसे ही शिप्स में भी यही हो रहा है कि आप इंजन तो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, और पुराने शिप्स वगैरह हैं तो उनके लिए हम फ्यूल ऑयल ही ऐसे लेके आ रहे हैं जिसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा कम है। अच्छा। बाकी जो नए शिप्स आ रहे हैं उनमें जैसे मैंने आपको बताया EGCS करके और SCR करके हैं, वो इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके। वो इंजन का ही पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मशीनरीज होती है थोड़ी जो आपके एग्जॉस्ट में से सल्फर कंटेंट को एकदम वो कर देती है। तो इन शॉर्ट फ्यूल को चेंज किया जा रहा है टू कंट्रोल दिस to control the pollution caused by the ships in sea. ठीक है, तो राजीव आपको ऑलरेडी 8 वॉयजेस आपने कर ली हैं पिछले 8 सालों में लगभग मोटा। तो जब से आपने शुरू किया था तब से लेके अब तक एनी चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी यू हैव विटनेस्ड इन योर टाइम जो पहले नहीं था और अब है, ऐसा कुछ है? हाँ, मेरा जो फर्स्ट शिप था वो MC इंजन था। ओके। वो टिपिकल जैसे नॉर्मल इंजन होते हैं वो था, बट अभी जो नए शिप्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड है? हाँ। ओके। ऑटोमेटेड इन द सेंस हर चीज, जैसे आजकल इसमें PCBs हैं, ठीक है, सब कुछ एकदम इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा आ चुका है। और पहले मैन शिप्स होते थे, अभी UMS आ चुका है। मैन शिप्स इज लाइक इंजन में भी हम मैन करके चलते थे इन केस ऑफ एनी अलार्म, तो एक ड्यूटी इंजीनियर वहां पे रहता था, अगर मेजर है तो वो चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करेगा। बट अभी क्या है कि
यूएमए शिप्स आ गए, वो है अनमैन्ड मशीनरी स्पेस, उसमें हम इंजन रूम को अनमैन कर सकते हैं आफ्टर 5 o'clock। अच्छा। अलार्म सिस्टम एक उसमें ऐड ऑन हो चुका है, तो तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम होने की वजह से क्या जो पर्सनल रिक्वायरमेंट होती थी वो रिड्यूस हुई है शिप में? हाँ, वो हो चुकी है। पहले भी जैसे मैंने आपको बताया, 20-30 साल पहले 40-40 लोग का स्टाफ रहता था। अच्छा। अभी एकदम 19-20 हो गया, तो 50% हो गया, ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। तो क्या फ्यूचर में और चांसेस है कि फर्दर रिड्यूस हो जाए? हो सकता है, जैसे जैसे ऑटोमेशन अगर आएगा। अगर अभी मैं एक आर्टिकल बहुत पहले मैंने पढ़ा था कि जो रोल्स रॉयस है वो ऐसे शिप्स अभी बना रहे हैं जिसमें बिल्कुल मैन पावर जीरो होगी, कंप्लीटली फुल्ली ऑटोमेटेड शिप्स होंगे वो। तो अभी वो ट्रायल्स में है, बस ऐसी बस अभी आर्टिकल पढ़ा है, अब आई डोंट नो। तो फुली ऑटोमेटेड होंगे तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होगा ही नहीं होगा। या सिर्फ मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी? नहीं, मॉनिटरिंग की भी नहीं, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें होगा ही नहीं। So the captain will also be AI? हाँ, everything will be controlled by satellite only. Interesting and scary. तो कितना टाइम लग जाएगा ऐसे शिप्स को ऑन ग्राउंड, मतलब ऑन वाटर्स जाने में? I don't know, but ये है कि हो सकता है कितने भी टाइम, अब just It could take decades? Could take, yes. So Rajiv, let's talk about some interesting stories from the ship, about your experience and life at the ship. तो हमें बताइए what has been your worst experience at the ship, and then we'll talk about the best experience. तो worst experience was मैं अपने second ship में था, तो there was a second engineer, Russian, तो वो थोड़ा सा racism वाला सीन हो गया था मेरे साथ। अच्छा। And सबसे बुरी बात ये थी कि जो चीफ इंजीनियर था वो भी सपोर्टिव में था। अच्छा, और उनकी नेशनलिटी क्या थी? इंडियन, ही वाज एन इंडियन स्टिल, और क्योंकि उसको थोड़ा सा एजेड थे, उनको अपना काम निकलवाना था। जो सेकंड इंजीनियर था वो बहुत नॉलेजेबल था, बट वही था, थोड़ा रेसिज्म वाला सीन हो गया था, तो दैट वाज माय वर्स्ट एक्सपीरियंस। और ये सिर्फ एक ही वॉयज में आपने एक्सपीरियंस किया या फिर? नहीं, एक ही वॉयज में। अच्छा, हाँ, तो एक सिंगल इंसिडेंट था। हाँ, इट वाज अ सिंगल। तो रेसिज्म ऐसा बहुत उस शिप में मैं एक तो मैं काफी एग्जॉस्ट हो गया क्योंकि मुझे उसमें ऑलमोस्ट 8.5 मंथ्स हो गए थे। अच्छा। हाँ, और ड्राई डॉक भी था, काम बहुत ज्यादा था, एंड मैं साइन ऑफ करना चाह रहा था। यूजुअली हम लोग के 6 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, बट मैं ऑलरेडी 2.5 मंथ ज्यादा करने लग गया था। उसके बाद भी मैं कैप्टन को बोल रहा था कि I need to sign off as soon as possible, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मैं अपना दिमाग ही नहीं लगा पा रहा था। और तो फिर आपका साइन ऑफ हुआ क्यों नहीं? क्योंकि शिप वाज ड्यू फॉर ड्राई डॉक। अच्छा। सर्विसिंग 5 साल में जैसे शिप की सर्विसिंग होती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जितने भी साइन ऑफ होंगे वो ड्राई डॉक के बाद ही होंगे। अच्छा। उस केस में अब वो जो सेकंड इंजीनियर था उसने रिसेंटली 1-2 महीने मतलब 1-2 महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया था। ओके। तो एंड टॉकिंग अबाउट द बेस्ट एक्सपीरियंस, जो मेरा कैडेट शिप था, फर्स्ट शिप, उसी में मुझे सबसे ज्यादा घूमने को मिला। तो इसलिए कहते हैं कि कैडेट्स को एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, ऑल्दो काम बहुत ज्यादा होता है, बट स्टिल आपको घूमने को काफी मिल जाती है क्योंकि उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है। अच्छा। हाँ, बट फिर जब आप जाते हो बाद जैसे आप सीनियोरिटी आते रहते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी आते रहती है। और टैंकर्स में तो ऐसा है कि लोडिंग के टाइम पे इतनी जिम्मेदारी नहीं होती जितनी डिस्चार्जिंग के टाइम पे होती है। अच्छा। क्योंकि डिस्चार्जिंग में हम लोगों की शिप की जो मशीनरीज रहती हैं वो काम करती है, तो वो बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन रहता है हम लोगों के लिए। Okay, and as a cadet, do you get paid or is it for free? You get paid. हाँ। ठीक है। राजीव, which is your favorite port city? पोर्ट सिटी एज सच कोई वो नहीं है, बट हाँ जो मुझे सबसे अच्छी लगी, जहाँ मेरी शोरली बहुत अच्छी थी, वो मेरी ऑस्ट्रेलिया की थी। अच्छा, and the reason? कुछ? हाँ, क्योंकि जो है उस जगह का नाम मैं भूल गया यार। सिडनी, हाँ, सिडनी ओपेरा हाउस बहुत ज़्यादा क्राउडेड है और अच्छी खासी टूरिस्ट स्पॉट है। अच्छा। हाँ, तो यू गॉट टू विजिट सिडनी, इसलिए आपको वाला अच्छा लगा। ठीक है। राजीव, बीइंग ऑन अ शिप, आपको ऑफन ऐसी साइट्स दिखती होंगी जो हम लोग जो लैंड पे रहते हैं हमें नहीं दिखती। तो व्हाट इज या व्हिच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट यू हैव विटनेस्ड ऑन अ शिप? एक बार हम चिली से सेल कर रहे थे, हम चिली में लोड करके अर्जेंटीना हम लोग को डिस्चार्जिंग करनी थी। तो उस टाइम पे एक मैगलन स्ट्रेट आता है। ओके। हाँ, वो वहाँ पे बहुत प्यारे सीनरिक व्यूज मिलते हैं। ओके।
ठीक है, स्नो कवर्ड पीक्स वगैरह दिखती हैं, और वो ऐसी स्पेस है जहाँ पे अभी मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस। अच्छा। हाँ, तो वो 3 दिन का पूरा वॉयज है, 3 दिन की आपकी मैन्यूवरिंग है, 3 पायलट चेंज होता है, प्लस Okay. आपको वहाँ का सर्टिफिकेट मिलता है जब आप मैगलन स्ट्रेट क्रॉस करते हो। अच्छा। तो वो एक बहुत सुंदर जगह लगी मुझे। ऑल्सो एक बार पैसिफिक में मुझे एक छोटा सा टॉर्नेडो भी देखने को मिला। अच्छा। हाँ, मतलब वो फॉर्म हो रहा था, थोड़ा सा वेदर खराब था, बट उस टाइम पे जो मुझे टॉर्नेडो मिला, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा था। ओके। तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो हम देखते हैं कि डॉल्फिन्स दिखती हैं, व्हेल दिखती हैं, कॉमन है, ये कॉमन है। हाँ, ये कॉमन है, डॉल्फिन्स का दिखना इज वेरी कॉमन। अच्छा। और ये एक बर्मुडा ट्रायंगल, आपने क्या वो रीजन भी क्रॉस किया है? हाँ, करा है। वो थोड़ा सा रफ रहता है, बट ऐसा जैसा एक मिथ है कि वहाँ पे शिप्स डूब जाते हैं। Correct, हाँ। वो सब नहीं है मुझे। वैसा नहीं है? नहीं, वैसा नहीं है। तो हम उसमें जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसको क्रॉस करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं उस रीजन को? क्रॉस ही कर लेते हैं, ऐसा छू नहीं रहता उसमें। अच्छा, तो शिप्स नहीं डूबते? नहीं डूबते, वो मिथ है? मैंने कर रखा है वो क्रॉस। तो राजीव, मिथ से हम मिथ में ही आते हैं। कुछ पॉपुलर बिलीफ है लोगों की विद रिस्पेक्ट टू मर्चेंट नेवी, आप से उन चीज़ों पे ओपिनियन जानना चाहेंगे। एक पॉपुलर बिलीफ है कि पीपल गेट टू ट्रैवल अ लॉट इन मर्चेंट नेवी, इज इट ट्रू? डेफिनेटली इज, बट वो है कि अब टैंकर्स में हम लोग का क्या रहता है कि जितने भी हमारी रिफाइनरीज रहती हैं वो एकदम सिटीज के आउटस्कर्ट्स में रहती हैं। तो हम लोगों को, और जो हम लोग को शोर लीव मिलती है वो सिर्फ कपल ऑफ आवर्स के लिए रहती है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग जाते हैं, जो भी नियरेस्ट जो हम लोग का जो सिटी रहेगी, जैसे जो भी मार्केट रहेगी, हम वहीं पे घूमते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा हमें ट्रैवल कर, ऑब्वियसली हम लोग कंट्रीज तो घूमते हैं, बट उतना जो व्यूज मिलते हैं वो नहीं मिलते। जैसे अगर एज अ टूरिस्ट अगर आप जाते हैं तो आप काफी चीजें एक्सप्लोर करते हो। करेक्ट। हाँ, बट वो ये जो अपने टैंकर्स के जो पोर्ट्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो उतना ज्यादा वो नहीं है। बस अच्छा, तो आगे शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाते हैं। तो आप एज अ टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर पाते, आप पोर्ट सिटी में उसी के कुछ पैरामीटर में कर पाते हैं। करेक्ट, हाँ। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने जब मुझसे पूछा कि विच इज योर फेवरेट सिटी, जो पोर्ट सिटी, तो मैंने सिडनी इसलिए बोला था क्योंकि You got to travel. या करेक्ट, और वो बहुत ही नियरेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन था जो हम लोग के उसमें था। ओके। अदरवाइज जब मैं अपने कैडेटशिप में था तब मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम पे मैंने काफी जगह देखी थी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप कह रहे थे कि कम होती है। हाँ। और आपको ट्रैवल करने को ज्यादा टाइम हो जाता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस प्रोफेशन, इज इट ट्रू? अब तो सब कॉमन नॉर्मल हो गया, जैसा आपको पता, लैंड जॉब्स में भी अच्छी खासी पे स्केल है लोगों की। एक टाइम था जब अच्छी खासी सैलरी होती थी, बट अभी तो लैंड जॉब्स में बस यही है कि शिपिंग में थोड़ा पैसा इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम लोग को जान का पैसा मिल रहा है, काम का नहीं मिल रहा है, बस वही। बट उस चीज के लिए हम लोग को सैक्रिफाइसेस भी काफी करने पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और मेजर हमारे जो फैमिली फंक्शन वगैरह होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वंस यू आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड, फिर 6 महीने तक आप आ नहीं पाते हो वापस। करेक्ट। वो उसका एक कौन है। तो इसमें जो चलिए बताइए कि हमने देख सुना है कि सी सिकनेस बहुत होती है लोगों को, इज दैट ट्रू? हाँ, क्योंकि जो शिप का जो मोशन रहता है उस वजह से अगर कभी बहुत रफ सीज है तो रोलिंग पिचिंग होती है, तो वो सीधे ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। अगर किसी को सी सिकनेस है तो उसमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कितना टाइम लगता है सी सिकनेस को ओवरकम करने में? फिर ओवर टाइम, अब जब आप सेल कर रहे हो तो फिर वो ओवरकम हो ही जाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अच्छा। क्योंकि इंसान ना खा पा रहा है ना पी पा रहा है, जो भी खा पी रहा है उसे वॉमिट हो जा रहा है, इसी वजह से। अच्छा, हम कुछ वीडियोस में देख रहे थे कि जो ये आप रोलिंग और पिचिंग का जिक्र किया, तो लोग रात को सो रहे होते हैं अपने बेड में, और रोलिंग पिचिंग होती है और बिस्तर से गिर जाते हैं, ऐसा होता है? बहुत ज्यादा। हम लोग को अपना सारा सामान सब सिक्योर करके रखना पड़ता है। सिक्योर मीनिंग? सिक्योर मतलब सब बांध के रखना पड़ता है। जैसे कि हमारी टेबल चेयर वगैरह रहती है, सब बांध के इन द सेंस कि हम लोग के उसमें शैकल्स वगैरह रहती है, मूवेबल नहीं होती है। हाँ, मतलब अच्छा। उसको हम लोग एक फिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, इलास्टिक रोप जैसी होती है हमारे सोफे के साथ, तो हम टेबल को उससे सिक्योर कर देंगे। और हमारा कोई भी मतलब कोई भी आइटम ऐसा है जिसका टूटने फूटने का है, उसको अच्छे से सिक्योर करके कबर्ड के अंदर रख के संभाल के वैसे रख सकते हैं। तो राजीव, ये बताइए, हाउ लॉन्ग यूजुअली पीपल वर्क इन अ मर्चेंट नेवी? डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा सेलिंग पसंद आ जाती है,
तो फिर आप जब तक फिजिकली फिट हो, टिल यू मेडिकली फिट, तब तक आप सेल कर सकते हो। ठीक है, मेट पीपल जो 65 की एज में भी सेल कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और अगर कोई somebody is like a family guy, तो वो उस केस में क्या करता है, अब क्योंकि हम लोग को जैसा आपने बताया कि हमारी सैलरी ठीक ठाक होती है तो हमारे पास फंड्स होते हैं। तो अगर किसी को बिजनेस करना है तो वो स्टार्टअप, अगर उसका सही बिजनेस चल जाता है तो उस केस में इफ इज रेडी टू क्विट तो कर लेते हैं काफी लोग क्विट। अच्छा, तो राजीव, वी आर नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट। तो आपसे कुछ पर्सनल लर्निंग पे क्वेश्चंस करना चाहेंगे। लाइक यू हैव बीन इन द सी फॉर द पास्ट 8 years, सो व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग इन सी? लर्निंग इज लाइक कि इमोशनल नहीं होना है बिल्कुल भी। Okay. उसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा मेंटली। हाँ, मेंटली, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था, बुरा लगता था कि यार फैमिली से दूर रह रहे हैं, बट ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो भी फैमिली के लिए ही कर रहे हैं। करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको मेंटली आपको स्ट्रांग तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताइए राजीव कि एनीथिंग यू थॉट प्रीवियसली अबाउट मर्चेंट नेवी which was completely different from reality? Any personal myth of yours that was broken about merchant navy after you joined? कि इसमें मैं ऐसा समझता था कि व्हाइट कॉलर जॉब होगी, टेबल चेयर वाली, कंप्यूटर होगा। अच्छा। बट वो इट केम आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। ओके, इंजन रूम। हाँ, so hard job, huh? हाँ। Rajiv, tell us that has the sea changed you in any way? अब मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि पहले ऐसा था कि मेरे को बुरा लगता था फैमिली से दूर। इनिशियली तो इतना बुरा लगता था कि जब मैं, जैसे मैंने बताया, 8-9 महीने जब मैंने काम करा उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फैमिली को याद करता था। बट विद टाइम क्या होता है, जब आपको आदत पड़ जाती है फिर वो चीज़ें मैटर नहीं करती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बुरा तो लगता था, क्योंकि फ्रेंडशिप, फैमिली सब पीछे रह जाती है। अगर कोई इमरजेंसी, उस केस में भी ऐसा नहीं कि आप एकदम से घर पहुंच जाओगे। जैसे लैंड जॉब में तो रहता है, अगर आपको कुछ पता लगता है कि यार इमरजेंसी है, यू कैन डायरेक्टली टेक अ फ्लाइट एंड कम टू योर होम। करेक्ट। बट शिपिंग में ऐसा नहीं था, अगर आप बीच समंदर में हो और सच कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी आ जाती है जहाँ पर आपको अवेलेबल होना, आप चाह के भी नहीं पहुंच सकते, नियरेस्ट पोर्ट सिटी में आप नहीं पहुंच सकते। So emotionally it has made you stronger. Rajiv, finally we are coming to the last question. So one piece of advice you would give someone who wants to join merchant navy like you? ओके, तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा फैमिली मैन नहीं हैं और आपको होम सिकनेस नहीं होती है, उसी केस में आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कीजिए। ओके। ठीक, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मर्चेंट नेवी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग जॉब है, अगर कोई बोल दो, कोई ऐसा नहीं, मैं आज तक किसी से नहीं मिला जिसने ऐसा बोला कि ही इज वेरी मच पैशनेट अबाउट मर्चेंट नेवी। अच्छा। या क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फैमिली टाइम। हाँ, और दूसरा बहुत ही डिफरेंट लाइफ है की। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते हो तो आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप एक ही वॉयज में आपका पूरा जो माइंड है वो चेंज हो जाएगा। ओके। अगर इफ यू मेंटली स्ट्रांग इनफ देन ओनली यू ज्वाइन, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। लोगों को लगता है कि शिपिंग में बहुत पैसा है और हम इतना कमाएंगे, हम सब विशेष पूरी अपने जो भी हमको चाहिए हम सब ले लेंगे, वो ठीक है, बट उसके लिए जो आप स्ट्रगल सैक्रिफाइस जो दे रहे होते हैं पीछे, that are equally heartbreaking. करेक्ट। ओके, तो राजीव, दैट वाज इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। काफी नई नई चीजें पता चली एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर स्टोरीज विद अस, एंड आई होप द व्यूअर्स also find this topic interesting if you are seeking a career in merchant navy or you want to recommend this to someone. So I hope you find something of value in today's podcast. We'll be back next week with a new topic and a new guest. Till then, goodbye and take care. If you like this episode, please do like, subscribe and share. And if you have a feedback, let us know in the comment section. Thank you.